7 अप्रैल 2026 अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन को अब खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। शाम के 5:36 पर ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, अगर ईरान ने डेडलाइन खत्म होने तक स्टार्ट ऑफ को नहीं खोला तो आज रात पूरी ईरानी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो फिर कभी नहीं वापस नहीं आएगी। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक पूरे देश को, एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहा था। हर कोई ये पढ़कर दंग रह गया। पूरी दुनिया की लीडरशिप का समझने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप ईरान के खिलाफ आखिर क्या करने जा रहे हैं। क्या ये इशारा एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ था? बहुत से लोगों को उस रात लगा था कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जा रहा है। सीज फायर होने की कोई संभावना नहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक से ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो जाता है। हालांकि इससे बदला ईरान को और स्टोन फेल हो गई और ट्रंप ने ईरान स्फोट को नेवल ब्लॉकर शुरू कर दिया। लेकिन 17 अप्रैल को एक और ट्विस्ट देखने को मिला। अचानक से ईरान कहता है कि स्ट्रेट फॉर्मस को सभी कनेक्शन के लिए खोल दिया गया है और अगले ही दिन ईरान रिटर्न ले लेता है और कहता है कि स्टार्ट ऑफ यूनिट और सब बंद है, इसको कार्गो शिप पर फायरिंग की जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं अजीबो-गरीब वॉर में आखिर चल क्या रहा है। 28 फरवरी से लेकर अब तक 50 वो दिन तक लंबी चली। 4000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ईरान में 2000 से लोग, लेबनान में 2100, ईरान में 26 और अमेरिकन सोल्जर भी मारे जाते हैं। ये नंबर मेरे लिए बोलते वक्त और आपके पास सुनते वक्त सिर्फ एक डेटा पॉइंट लगता है, लेकिन असलियत में सोच के देखो, 7000 से ज्यादा परिवार के में हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। किसके लिए? क्या मिला इस सबसे? मतलब ये कह सकते हो आप, जिस तरह से इस वॉर का सबसे खतरनाक एस्केलेशन तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया। 21 मार्च को ईरान की नाताश न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया, लेकिन सबसे खतरनाक था रूसन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला। ये ईरान का एकमात्र फंक्शनल न्यूक्लियर प्लांट है। कई टन न्यूक्लियर प्लांट, मतलब कि यहाँ पे कई टन न्यूक्लियर प्लांट है। 4 बॉम्ब गिराए जाते हैं। ये चीज कितनी खतरनाक थी ये शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। न्यूक्लियर थोड़ी सी भी चोट पहुंचती है तो यहाँ का रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने लगता, यहाँ पानी कंटेक्ट हो जाता। पूरी गल्फ रीजन के लिए ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। ऐसी ऐसी बीमारियां देखने को मिलती जैसे चेरनोबिल के समय देखने को मिली थी। जेरेनेशन रिकवर नहीं कर पाती। कतर के प्रधानमंत्री ने इसके पर वार्न किया था, अगर इस न्यूक्लियर पावर को नुकसान पहुंचा तो गल्फ कंट्रीज पे कुछ नहीं बचेगा, ना पानी, ना मछली, ना कोई जिंदगी। इस पूरे न्यूक्लियर ड्रामा के बीच जो एक्चुअल टर्निंग पॉइंट था वो 3 अप्रैल को देखने को मिला और इसने ट्रंप के हर एक दावे को झूठा साबित कर दिया। ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि अमेरिका को आसमान में टोटल एस्पेड डोमिनेट देखने को मिला। ईरान हार चुका है कि बॉल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका का एक F-15 ईसेंट्राइट फाइटर जेट गिरा दिया। इस प्लेन में 2 लोग बैठे थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। दोनों ईरान की जमीन पर जा गिरे। हालांकि पायलट को कुछ घंटे में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा बंदा इस प्लेन में बैठा था, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इस पॉइंट पर ईरान का एक रेस शुरू होती है, इस बचे हुए आदमी तक पहले कौन पहुंचेगा। अगर ईरान पहले पहुंच जाता है तो अमेरिका का कारण ईरान के हाथों होता। ट्रंप के लिए इतनी एम्बेरसमेंट होती कि पूरे वॉर का रूल ही बदल जाता। एयरमैन जो नीचे गिरा था 24 घंटे से ज्यादा एलिमेंट्स ना इसके अकेला छिपा रहा। इंजेक्शन में चोटों के बावजूद ये 7000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ के गया, हाइक कर गया और वहां जाकर एक पहाड़ की दरार में छिप गया। इमरजेंसी की सिचुएशन में यही प्रोटोकॉल है कि अपने आसपास के एरिया में जो भी सबसे ऊपर वाली जमीन दिखे वहां पे जाके छुप जाओ। इसने 3 शब्द का एक रेडियो मैसेज भेजा, व्हाट इज गुड। अमेरिकन ऑफिसर को लगा कि ये अमेरिका फेक है, जिसे ईरान ने भेजा ताकि रेस्क्यू के लिए अमेरिकन फोर्सेस को उन्हें एम्बेस किया जा सके। लेकिन एनएसएस के बाद पता चला कि ये सच्चा मैसेज था। यहाँ पे एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता जहाँ अपने आप में ऐतिहासिक था। सबसे पहले CIA ने डिसअपॉइंट कर शुरू करी।
ईरान के अंदर ये गलत जानकारी फैलाई गई। उस फाइटर जेट के दोनों लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया जा चुका है ताकि ईरानी फोर्स उस एयरमैन को ढूंढना बंद कर दे। इसके बाद सीआईए ने इस एयरमैन की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया और मिलिट्री के साथ शेयर किया, जिसके बाद डेल्टा फोर्स और नेवी सीट सैकड़ों जवान ईरान में दाखिल हुए। यूएस प्लेन स्ट्राइक करते करते हैं ताकि ईरानी फोर्स पहले ना पहुंचे और एयरमैन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। 5 अप्रैल को ट्रंप पोस्ट करते हैं बिकॉटेंट। उन्होंने कहा कि एनिमी लाइंस के बिना किसी नुकसान के ये रेस्क्यू दिखाता है कि ईरान में के आसमान में अमेरिका के टोटल एयर डोमिनेंस है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस सक्सेसफुल रेस्क्यू के लिए ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर जेट गिरा दिया था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की फायरिंग की थी जिसने एक वॉर प्लेन ईटन क्रैश हो गया था और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हिट हुए थे। इसके अलावा 2 ट्रांसपोर्ट डैमेज हुए थे और मिलिट्री ने उनको ईरान की जमीन पे डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो ईरानी हाथों में ना पहुंचे। ट्रंप हाथों में ईस्टर्न हार्मोज खोलने की 4 बार डेडलाइन दी थी। पहले 21 मार्च, फिर 23 मार्च, फिर 28 मार्च और फिर 6 अप्रैल। ईरान ने चारों को इग्नोर कर दिया। 7 अप्रैल तक जब कुछ भी काम नहीं आया तो ट्रंप ने सीधा गालियां देनी शुरू कर दी। मजाक नहीं कर रहे, इस पोस्ट को देखिए, देख के लगता है कि 16 साल के बच्चे ने लिखी हो। ओपन द स्टेट यू क्रिएटेड बास्टर्ड लिव इन हेल्प। ट्रंप ने कहा कि डेडलाइन खत्म होने से पहले पावर प्लांट ब्रिज को हर चीज को टारगेट किया जाएगा। ईरान ने फिर भी स्टेट ऑफ फोर्स नहीं खोला। ये वही दिन था जिस रात ट्रंप ने वो पोस्ट किया जिसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। टुडे होल से सिविलाइजेशन एंड वन डैशन नेवर कम बैक, आई डोंट सस्टेन परफेक्ट, दिस इज हाइब्रिड। ट्रंप ने ये तक कहा कि ये वॉर क्राइम नहीं था, ईरान एनिमल्स है। पूरे देश के लोगों को डिजिमाइज कर दिया गया, जानवर कह दिया। इंटरनेशनल का कहना था कि ये जेनोसाइड की धमकी के बराबर है। लीगल एस्पेक्ट ने कहा कि सिविलियंस को जानकर टारगेट किया गया है, इंटरनेशनल लॉ के तहत वॉर क्राइम है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। डेडलाइन खत्म होने के बाद 19 मिनट पहले ईरान और अमेरिका ने 2 हफ्ते का सीज फायर एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये सीज फायर पाकिस्तान ने कराया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट चैनल खुल गया था जिसकी मदद से पाकिस्तान को सीज फायर कराएगा। इस सीज फायर एग्रीमेंट में लिखा था कि ईरान स्टमोट खुलेगा जिसके बदले अमेरिका 2 हफ्ते तक ईरान के कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेगा और एक परमानेंट सीज फायर के लिए 10 अप्रैल को पाकिस्तान में बातचीत होगी। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के इन बैरिमेशन था हुआ ये कि सीजफायर अनाउंस के कुछ ही घंटे बाद 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा स्ट्राइक कर दी। 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये इजराइल के लिए सबसे डेटेन बॉम्बिंग थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि यूएस और ईरान के सीजफायर हुआ है उसमें लेबनान शामिल नहीं है तो मैं यहाँ बॉम्ब गिरा सकता हूँ। यूएस प्राइस जेडी पेंस ने कहा कि अमेरिका ने इस सीजफायर में लेबनान को शामिल करने के लिए वादा नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट किया था उस सीजफायर को लेकर वो स्टेटमेंट जारी करी थी। उसमें साफ लिखा था कि सीजफायर में लेबनान और बाकी सभी देश शामिल होंगे। इसी कारण से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास ने कोट करते हुए कहा कि अमेरिका को फैसला करना होगा कि या तो सीज फायर करो या इजराइल के जरिए वॉर जारी रखो। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। सीज फायर पे ये कंफ्यूजन जारी रहता है कि 11 अप्रैल इस्लामाबाद में यूएस की स्टॉक शुरू होती है। दोनों साइड के बीच 21 घंटे बातचीत चली जिसमें ईरान ने 10.20 प्रपोजल रखे। ईरान की डिमांड थी कि उस पर सारी सस्पेंस हटा दी जाए, स्टॉक को हार्मोन्स को कंट्रोल को लेगनाइज किया जाए और यूएस फोर्स को विड्रॉ कर दिया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान के यूरेनियम को निष्पक्ष राइट को से एक्सेप्ट किया जाए और ट्रंप के मुताबिक ज्यादा पॉइंट को सहमत भी बन गई थी। वो पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करता था। न्यूक्लियर पावर को लेकर उस पर सहमति नहीं बन रही थी। 12 अप्रैल की सुबह यूएस डेलीगेशन को हेड कर रहे अनाउंस करते हैं कि एग्रीमेंट नहीं हो पाया।
यूनेस्टाइन के मुताबिक अमेरिका चाहता था कि 20 साल तक अपनी सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी को सस्पेंड कर दे, लेकिन ईरान 5 साल तक न्यूक्लियर एक्टिविटी सस्पेंड करने को तैयार था। ईस्टर फेल होने के तुरंत बाद ट्रंप ने आश्वासन किया कि ईरान पोस्ट को कम्प्लीटली ब्लॉकेट शुरू करेगी। अब यहाँ पे एक स्टंट हार्मोन्स पर दो ब्लैकेट लग गए थे। ईरान हार्मोन्स को करने की बात चाइना जैसे फ्रेंडली कंट्री को ऑयल पास होने दे रहा था, लेकिन अब अमेरिकन ब्लॉकेट के जरिए अमेरिका चाहता था कि चाइनीज शिप भी पास ना कर पाए। इसे लेकर चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि उनके रिश्तों को दखल ना दे। ईरान ने पोस्ट के सिरकुट होने के बावजूद 13 शिप को रोका और इनडायरेक्ट किया, लेकिन 17 अप्रैल को अचानक से ईरान अनाउंस करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कम्प्लीटली ओपन है। इसलिए जब तक के लिए सीजफायर चल रहा है तब तक के लिए ये स्टेट खुल चुका है। इसके बाद ऑयल प्राइस ने तुरंत 10% की गिरावट आती है। हालांकि अगले ही दिन ईरान ने यू टर्न ले लिया और स्टोन को बंद है, लेकिन अमेरिका ने जो ब्लॉकर लगाया था वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक डील नहीं हो जाती। इस पूरी वॉर में दोस्तों जो कुछ हुआ अभी तक उस सब में इंडिया का एक बड़ा नुकसान हुआ है। जब पाकिस्तान दुनिया का 20 नेगेटिव करवा रहा था, वो काम जब आइडियली इंडिया देश के लोगों को करना चाहते तब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को इस मीडिएशन के लिए दलाल कहा। जयशंकर ने कहा कि इंडिया इसलिए मीडिएशन नहीं कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की तरह है, दलाल देश नहीं है। लेकिन मीडिएशन तो छोड़ो दोस्तों, इस सरकार से अपने देश के लिए इंटरेस्ट तक सिक्योर नहीं किए जा रहे। 18 अप्रैल को 2 इंडियन फ्लाइट मर्चेंट जिसमें एक सुपर टैंकर भी था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस सुपर टैंकर में 2 मिलियन बैरल्स ईरानी ऑयल था। अचानक से IRGC कन्वर्ट ने इन पे फायर करना शुरू कर दिया। इसका ऑडियो भी सामने आया जिसे आप सुन सकते हो। इन दोनों वेसल को यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। सैटरडे को 8 इंडियन फ्लाइट ने ईस्टर्न फॉर्मस को अप्रोच किया, लेकिन बढ़ी हुई टेंशन की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद इंडियन एम्बेसडर को सम्मान किया और इसे सम्मान जारी किया। लेकिन इंडियन ऐसी स्थिति में आया कैसे? कुछ महीने पहले इंडिया का दोस्त था, दोनों मिलकर साथ में जय भाई बोट बना रहे थे, लेकिन आज इंडियन शिप पर फायर कर रहा है। इसके अलावा इंडियन सरकार को बार बार अमेरिका से परमिशन लेनी पड़े, इंडिया रशिया से खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, बार बार अमेरिका से व्यूअर मांगना पड़ रहा है। बहुत प्रेशर करने के बाद अमेरिका को परमिशन दे दिया रशियन ऑयल खरीदने की, लेकिन 16 मई तक। सवाल ये है कि अमेरिका से परमिशन क्यों मांगनी पड़ेगी? शायद पाकिस्तान को दलाल बोलकर जयशंकर रेड एलिमिनेशन वाली रील बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो इंडिया को ऑयल सिक्योरिटी दिला सकते हैं? हम जिस देश को तेल खरीदना चाहते हैं, अपनी मर्जी से खरीदना चाहते, हर बार अमेरिका से जाके भीख मांगनी ना पड़े। अच्छी खबर ये है कि इसके बीच के ईरान और लेबनान के 10 दिन का सीजफायर डिक्लेयर हो गया, जिसे अमेरिका ने मिलेट किया और ट्रंप से पोस्ट करके बताया कि नेतन्याहू ने फोन कॉल पे एग्री कर लिया है। 10 दिन पर परमानेंट के बीच की नेगोशिएशन होंगी। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसके ट्रूप्स अभी भी सदर्न लेबनान में नहीं। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि 22 अप्रैल को जो 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, ये खत्म हो रहा है। और सवाल ये है कि इससे पहले इन दोनों देश के बीच डील हो पाएगी? अगर डील नहीं होती है तो वॉर फिर से शुरू होने का खतरा है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है कि डील होती है भी है तो क्या इजराइल इसे मानेगा? इस पूरी वॉर के बीच इजराइल ने ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 30 मार्च 2026 को इजराइल ने एक डेथ पेनल्टी लॉ पास किया। ये लॉ शायद दुनिया के सबसे डिस्क्रिमिनेटिंग लॉस में से पास है। जैसे भी टेररिज्म को ऑफेंसेस में दोषी पाया जाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लॉ सिर्फ वेस्ट बैंक के पैलेस्टीन पे अप्लाई होगा। अगर कोई जिस इजरायली इस पैलेस्टीन को मारता है तो उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। 2023 में गाजा वॉर शुरू हुई थी, तब से लेकर अभी तक बीच में इस सीजफायर हो चुके हैं। लेकिन जब भी लड़ाई खत्म होने की कगार पे आती है, इजराइल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि वॉर फिर से शुरू हो जाती है और फिर इजराइल के फेवर में अमेरिका भी आ जाता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि ये तबाही आखिर कितने दिनों और कब तक चलेगी? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?